चलिए, आर्टिकल 21 पर बात कर रहे थे। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। इसमें लिखिएगा सबसे पहले अनुच्छेद 21 में, हिंदी में बोल रहा हूं, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश में लिखिएगा, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। अब ये कह रहा है कि भाई आपके प्राण, देखिए सामान्य तौर पर आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो आपको अधिकार प्राप्त है वो तो है, राज्य के पास ये अधिकार है कि वो समय समय पर अगर कोई ऐसा कानून बनाती है तो उससे उसे आपके अधिकारों को छीनने का भी अधिकार रखती है। पर कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अब जैसे समझिएगा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 में बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल की, हाँ या ना। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार भी राज्य को प्राप्त हो जाता है कि वह चाहे तो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे क्या कर सकती है, छीन सकती है। आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, घूमने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में क्या लागू है, आपातकाल लागू है। क्लियर हो पा रहा है? अब वर्ष 1962 में जब इंडिया और चाइना वॉर चल रहा था, इंडो चाइना वॉर, जो कि हमारी गलतियों की वजह से हुआ था, वो 1971 का वॉर हो, इंडिया और पाकिस्तान, यहीं से बांग्लादेश पैदा हुआ ना।
और 1975 का नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, यस या नो? 1962 जवाहरलाल नेहरू का काल था, हिंदी चीनी भाई भाई करके आए हुए थे, तब तक चाइना ने निपटा दिया हमें। यस, पंचशील समझौता किया था हमने चाइना के साथ। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता हुआ दिखाई देता है, उस दौरान भी अनुच्छेद 352 भारत राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। 1962, 1971, 1975, हाँ या ना? क्लियर हो पा रहा है? अब इस दौरान सरकारों ने आपके मौलिक अधिकारों को छीना, इस दौरान भी छीना। यस, कार्यपालिका ने अपने आदेशों के माध्यम से आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? किया, आपके अधिकारों को छीना, क्योंकि देश में क्या लागू था? आपातकाल लागू था। कानून था कि नहीं था? था। कानून के अनुसार कार्यपालिका काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी। तो ये उचित हुआ, ये रिजनेबल हुआ, फेयर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कानून ऐसा कहता है कि अगर देश में आपातकाल लागू है तो सरकार को आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार है, तो उन्होंने आपके मौलिक अधिकारों को छीना। किसके अनुसार छीना? किस प्रक्रिया का पालन किया सरकार ने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। कैसी प्रक्रिया? जिसको किसने स्थापित किया? विधि ने, कानून ने। कानून बनाया किसने? कल बात किया था ना, इसीलिए एक ओवरव्यू देके गया था। कानून कौन बनाता है? मैं। कौन? विधायिका, लेजिस्लेचर। अप्लाई कौन करता है? अब मैं एक बार 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 वही लाइन नहीं बोलूंगा ना, मैं अगर कल इस पर बात करके गया तो अब तुमको क्लियर होना चाहिए विधि कौन बनाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई उसे लागू करेगा तो सरकार कौन हुई? कार्यपालिका। आ रहा समझ में? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि कौन बना रहा है और उससे क्या स्थापित कर रहा है? प्रक्रिया, हाँ या ना? और उसी प्रक्रिया का पालन करेगा कौन? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और वो क्या करेगी? आपके मौलिक अधिकारों को छीनेगी। कब? जब देश में आपातकाल लागू हो। पर 1962 में जब आपके मौलिक अधिकारों को रोका गया, 1971 में जब आपके मौलिक अधिकारों को रोका गया, तो ये फेयर था, उचित था, कोई दिक्कत नहीं थी, जरूरी था उस दौरान, क्योंकि हम युद्ध के दौरान थे और युद्ध के दौरान देश हित पहले आता है, व्यक्ति हित बाद में। आ रहा समझ में मेरी बात? हाँ या ना? परंतु वर्ष 1950 में जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, क्या यह किसी युद्ध की वजह से लगाया गया या किसी देश हित की वजह से लगाया गया? नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नेता प्रधानमंत्री बने रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस देश में क्या लगाया था? राष्ट्रीय आपातकाल। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, इंदिरा गांधी के। और उससे बचने के लिए उन्होंने देश में क्या लगाया? आपातकाल, ताकि लोग क्या ना उठा पाए? आवाज। तो कार्यपालिका ने यहां भी आपके मौलिक अधिकारों को छीना, पर क्या यह उचित था? बिल्कुल नहीं। यही तो अंतर करना है कि कार्यपालिका आपके मौलिक अधिकारों को कानून के अनुसार ही छीन रही है। समझ में आ रहा है? पर वो कानून हर जगह पर उचित नहीं हो सकता। कई जगह पर वो कानून क्या होती है? अनुचित भी हो सकती है। मतलब उसको अप्लाई करना सही नहीं है। तो अब हमें जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इन कानूनों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। कानून तो बना हुआ है। जब 1971 में और 1962 में इस कानून का उपयोग किया तो वो फेयर था। एग्जीक्यूटिव ने कानून की प्रक्रिया पालन किया और आपके मौलिक अधिकारों को छीनना वो सही चीज थी। पर 1975 में जब उस कानून का उपयोग किया गया तो कैसे किया गया? मनमाने ढंग से, अपनी मर्जी से।
देश किसी युद्ध में नहीं था। केवल मनमाने ढंग से अपने आप को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया और लोगों के अधिकार छीन लिए गए। तो एक कार्यपालिका की कौन सी कार्रवाई हुई? मनमानी कार्रवाई। तो इस पर कौन रोक लगाएगा? मैं, न्यायपालिका। कौन रोक लगाएगा? विधायिका क्या बनाती है? कार्यपालिका उसे लागू करती है। और अगर कार्यपालिका या विधायिका अपने कार्यों को सही से ना कर रही हो तो उसे जांचने वाली या उन्हें करेक्ट करने के लिए कौन बैठी हुई है? न्यायपालिका। देखिए, जो नीचे के कोर्ट होते हैं, वो सेशन कोर्ट हो या और उसके नीचे के कोर्ट्स हो, इनका काम होता है कानून के अनुसार या तो दंड देना या तो विवादों को हल करना। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक न्यायालय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो उनका यह भी जिम्मा होता है, उनका यह भी दायित्व होता है कि आपके अधिकार बने हैं या नहीं बने हैं, उसकी भी जांच करना। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होते हैं, वो कोई भी निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। यस। अब जैसे एक केस में क्या होगा क्या नहीं होगा समय की बात होती है। एक एक्साइज केस में एक व्यक्ति पकड़ाया, केस आप पढ़ोगे तो देखोगे बिल्कुल ऑलमोस्ट फेक केस था, बट ठीक है। अब उसकी गाड़ी, उसकी बुलेट गाड़ी जो थी, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया और थाने में रख लिया। करीब 6-7 महीने से उसकी गाड़ी थाने में खड़ी थी, और जानते हैं थाने में गाड़ी का हाल कैसा होता है। जब तक छूटती है तब तक गाड़ी चलाने लायक नहीं बचती, आधे तो पार्ट्स गायब हो जाते हैं उसमें से, ये हालत रहती है। तो उसने नीचे के कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में लगाया कि मेरी गाड़ी छूट जाए। नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि कानून नहीं कहता है। कानून ये कहता है कि अगर कॉन्फिकेशन प्रोसेस या प्रोसेस कलेक्टर के पास पेंडिंग है तो न्यायालय नहीं छोड़ेगी गाड़ी को। फिर उसने सेशन न्यायालय में लगाया, जिला न्यायालय में या सत्र न्यायाधीश के पास, उसने भी गाड़ी को नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ सकते, कानून ये अधिकार नहीं देता। फिर मैंने उस पर केस फाइल किया हाई कोर्ट पे, बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। हाई कोर्ट से उसकी गाड़ी छूट गई। यस, कानून नहीं कहता था उसके बावजूद, क्योंकि कानून के ऊपर क्या आता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। वो गाड़ी आपके जीवोपार्जन का एक माध्यम है। उस गाड़ी से तुम काम करने जाते हो, कार्य करते हो, और वो आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट ने उस गाड़ी को छोड़ दी। ये होता है पावर, कि मौलिक अधिकार अन्य सभी कानूनों के बहुत ऊपर है। संविधान का कानून अन्य सभी कानूनों के ऊपर है। कोई भी कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यस, न्यायपालिका कानून को नहीं बदल रही है, कानून वही है जो विधायिका ने बनाया, पर उसके एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया न्यायपालिका ने कि अपवाद स्वरूप हम गाड़ी को छोड़ेंगे, क्योंकि वो उसके जीवोपार्जन का एक माध्यम है। आ रहा समझ में? तो इनके पास, तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? आपको न्याय देना, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, ये क्लियर हो पा रहा है। यहां पर कार्यपालिका ने आपके मौलिक अधिकार को छीना तो उचित था कि नहीं था? यहां छीना तो उचित था कि नहीं? पर यहां मौलिक अधिकार छीना तो उचित था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उचित नहीं था। यस, कानून तो था, पर उस कानून का गलत तरीके से उपयोग किया गया और लोगों के अधिकारों को छीना गया। न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप लगा दिए गए कि वही छपेगी जो सरकार कहेगी। सारे विपक्षी दल को केवल एक स्टेटमेंट के दम पर 1975 में आपातकाल लगा दिया गया। जनता पार्टी के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो स्टेज में खड़े होकर भाषण दे रहे थे और भाषण में खड़े होकर कहा कि ये सरकार अब सरकार चला लायक नहीं है, न्यायपालिका ने सरकार को अमान्य घोषित कर दिया है।
तो सरकार की बातें मत सुने। क्या क्या ना सुने सरकार की बात? अच्छा, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, अच्छा आपातकाल लगा दो। सिर्फ एक स्टेटमेंट को ग्राउंड बनाकर इस देश में आपातकाल लगा दिया गया था। यस, फिर 1977 में सरकार गिरी, इंदिरा गांधी की जनता पार्टी की सरकार बनी, परंतु इंदिरा गांधी ने फिर से लोगों से ऐसा जुड़ाव बनाया अपना 2 से 3 साल के अंदर कि 1980 में फिर से उनकी सरकार आ गई। यस, ये इससे पता चलता है भारत की जनता को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बीमारी है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूलते हैं। अभी तुमने सरकार को खूब गालियां दी होगी, कोई भी सरकार हो, पर जैसे ही चुनाव समय आएगा वो खूब काम करेंगी, तबाही। अच्छा, घर लो, पट्टा ये लो, अच्छा क्या चाहिए तुमको, गाड़ी चाहिए, लो सब्सिडी। सरकार खूब काम करेगी उस लास्ट 1 साल में, तुम्हारा पूरा व्यू बदल जाएगा सरकार का। और जब तुम वोट डालने जाओगे, ये सरकार अच्छा काम करती है, दबा दूं क्या वोट, ईवीएम मशीन तोड़ दोगे तुम दबाते दबाते। तो हम बहुत जल्दी भूलते हैं चीजों को, इसीलिए सरकारें 5 साल काम नहीं करती, 1.5 साल काम करती हैं लास्ट के, ताकि चुनाव के समय आपको याद रहे कि उन्होंने क्या किया। मैं सिखा रहा हूं, कभी नेता बनना तो ऐसे ही करना है। यस, और पावर तो उसी में है, अधिकारी बनने में कहां है। नहीं तो ओपी चौधरी साहब क्यों राजनीति में आते हैं? जब आप एक आईएएस होते हैं तो आप ठीक है अपने नीचे के अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं, सभी के नीचे के अधिकारियों को। चलिए अब सेक्रेटरी हो गए तो एक विभाग के ही तो होंगे, वहां तक सबसे ऊपर चीफ लेवल पर जाने में तो पूरी जिंदगी बीत जाता है। अब स्वास्थ्य के मान लीजिए सचिव होते हैं तो आप केवल स्वास्थ्य के स्तर पर अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं, अन्य अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा। पर तुम मंत्री बन जाओ तो फिर तो माहौल बन जाएगा। बनना क्या है, पहले आईएएस, फिर उसके बाद इस्तीफा दे देना है। फिर क्या बनना है, मंत्री, समझे। चलिए हेडिंग बनाइएगा, गोपालन केस। (1950) गोपालन। यहां पर सुनिएगा, न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 की जो व्याख्या की, हाँ या ना, एक व्यक्ति को मैंने बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज वो लॉज होते हैं जिसके तहत अगर आप अपने क्राइम किया नहीं है पर आप क्राइम कर सकते हैं, ये डाउट है सरकार को, है ना, या जांच एजेंसी को, तो आपको पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए सरकार को पता चलता है कि तुम मैग्नेटो मॉल को उड़ाने जा रहे हो, हाँ या ना, तो उड़ाने दें फिर गिरफ्तार करें या फिर उड़ाने से पहले गिरफ्तार कर लें कि नहीं नहीं थोड़ा सा पहले उड़ा लो फिर गिरफ्तार कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे मामलों में गिरफ्तार करना पहले आवश्यक है। तुमने किसी को फोन पे धमकी दे दी कि मैं आ रहा हूं, तुझे तेरा मर्डर कर दूंगा, तो मर्डर कर लेने दें या पहले से रोकने का प्रयास करें। यस, तो ऐसे लॉस, या फिर कई बार आप देखते होंगे कि मान लीजिए एक राष्ट्रपति आए या फिर प्रधानमंत्री आए, तो पहले क्या होता है, जितने भी हिस्ट्री सीटर्स हैं जो बेल में बाहर आए हैं, हाँ या ना, या फिर जिनके ऊपर केसेस चल रहे हों या बेल से वो बाहर आए होंगे, जिनके ऊपर एक से ज़्यादा केसेस लगे होंगे, पुलिस सबको उठा के सबसे पहले थाने में बंद कर देती है ना। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन लेती है, ये कुछ बवाल ना कर दें। या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे कोई बड़े अगर या फिर किसी और देश के कोई मुखिया आते हैं, तो जिन लोगों के पास गन लाइसेंस होता है उनको पुलिस बोलती है कि आप अपने गन क्या कर दीजिए, जमा करवा दीजिए पुलिस थाने में इतने दिन के लिए। यस, ये प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। मतलब क्राइम हो गया क्या, अरे क्राइम हो गया क्या, नहीं हुआ, पर क्राइम हो गया क्या मैडम, तो काहे में है, हुआ नहीं है अभी, चिल करिए एकदम, है ना, कोई क्राइम नहीं हुआ अभी,
तो अरे कूल रहिए, एकदम अपने लाइफ में कूल रहना है। कोई टेंशन लाइफ में अभी से टेंशन लेंगे तो फिर बड़े हो हमारे एज में क्या होगा, निपट जाएंगे। बढ़िया लाइफ को जीना है तो कूल रह के जीना है, एकदम कूल, समझे। लाइफ में ऊपर नीचे चीजें आते रहती हैं, बट हमेशा कूल रहिए चीजों को लेकर के। ठीक है यार, कर लेंगे, टेंशन आता है, सबके लाइफ में आएगा, बट उसको मैनेज करना सीखिए, उसको प्रॉपर मैनर में। और आपका जो मेन काम है लाइफ में, अभी तो पढ़ना है, उस काम के बीच में किसी भी को आने मत दीजिए, ना आपके दुख को, ना आपके दर्द को, ना आपके टेंशन को, क्योंकि ये पढ़ाई ही आपको लाइफ में, क्योंकि आप अभी अपने जीवन का एक लंबा समय और कीमती समय अगर इसको दे रहे हैं तो यही आपके जीवन के आगे के समय को बेहतर बनाएगा, हाँ या ना। तो मुझे लगता है कि इस समय को बेहतर तरीके से दीजिए और अपनी पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो गोपालन केस 1950, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत नैरोली व्याख्या की, संकीर्ण व्याख्या की, है ना। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को नोट डाल के। यस, कैसे इंटरप्रिटेशन किया है, एकदम नैरोली और एकदम संकीर्ण व्याख्या। यस, नैरो इंटरप्रिटेशन किया इसका। मतलब अनुच्छेद 21 आज जितना बड़ा दिखाई देता है उस तरीके से उसमें देखा नहीं, उसको उस नजरिए से नहीं देखा न्यायपालिका ने। अब एक व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत गिरफ्तार किया गया था और वो न्यायपालिका में गया कि भाई हमें बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट गया कि सुप्रीम कोर्ट में गया और बोला कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है वगैरह वगैरह। तो न्यायपालिका का कहना था कार्यपालिका ने कानून के तहत गिरफ्तार किया है आपको हथकड़ी से बांध के थोड़ी रखा है, हाथ को बांध के थोड़ी रखा है, नहीं। हाँ, तो आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस तरह का जजमेंट आया था गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट से, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंदी तरीके से व्याख्या की आर्टिकल 21 का। मतलब उन्होंने व्याख्या कुछ इस तरीके से किया कि तुम जिंदा हो, मतलब तुम्हारी आर्टिकल 21 जिंदा है, मर जाओगे तो आना। समझ पा रहे हो? कुछ इस तरीके की व्याख्या रही आर्टिकल 21। तो मरेंगे तो कैसे आएंगे? फिर तो यमराज के थ्रू पेपर भिजवाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ये थोड़ा सा लगा दीजिए, तो पिटीशन फाइल कर दीजिए, हैं। पता चल रहा है यमराज किसी वकील साहब पास चले गए तो फिर वकील साहब निपट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत खराब व्याख्या की, संकीर्ण व्याख्या की कि भाई जिंदा हो तो अनुच्छेद 21 जिंदा है तुम्हारा, कुछ इस तरीके की। यस, इसमें लिखिएगा, फिर मैं आऊंगा समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि, हिंदी में बोल रहा हूं, अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि मनमानी विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध, ना कि मनमानी विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध। इंग्लिश में लिखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 is available आगे इतनी सारी सीट खाली है तो पीछे काहे चले जाते हो? एक तो चश्मा लगा हुआ है, ऊपर से पीछे दिख जाता हूं मैं कि नहीं दिखता हूं? अरे दिख जाता हूं ना। सामने बैठिए, बढ़िया। सामने बैठने का भी देखिए, सामने बैठने का अपना अलग चाम है, पीछे बैठने का भी है, मजा आता है। स्कूल में जब मैं था तो मैं बैक बेंचर था, पीछे खूब बदमाशी करता था क्योंकि अपने स्कूल में पढ़ता था, कौन क्या बिगाड़ लेगा यस, बट ऐसा नहीं करते थे, मतलब, पर ठीक है, भौकाल तो रहता था।
और फिर जब कॉलेज में गए तो स्कूल में जैसा था, स्कूल में मतलब इस तरीके का मैं था, मेरी पापा तो कभी नहीं बोले पढ़ने के लिए, मम्मी बोलती थी कि पढ़ा कर, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया कर। मैं घूमता फिरता रहता था ज़्यादा, तो पढ़ता उड़ता थी, मतलब घूमता क्या, खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहता था। और 10th के बाद थोड़ा पढ़ना वढ़ना चालू किया, पर 10th से पहले पढ़ता नहीं था ज़्यादा। और एग्ज़ाम के टाइम और जो स्कूल में सुन लेता था और ट्यूशन जाता था तो वहाँ सुन लेता था, तो जो सुना हुआ होता था दैट इज़ इनफ फॉर मी वाला कॉन्सेप्ट होता था मेरे लिए। मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लूँ तो पढ़ लूँ, ऐसा चीज़ें रहती थी। जो सुन लिया दैट इज़ इनफ वाला कॉन्सेप्ट में रहता था स्कूल में, तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। तो पढ़ने से मैं भागता भी था। और फिर उसके बाद 10th मेरे, आप पूरे मार्क्स देखेंगे इंजीनियरिंग में, कई मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, जो इंजीनियरिंग मैथ्स इतना टफ होता है, उसमें मेरे 95 प्लस मार्क्स हैं कई सब्जेक्ट में। यस, कंप्यूटर वैसे सब्जेक्ट उसमें तो 100 मार्क्स आ गए थे। यस, मतलब कई सब्जेक्ट ऐसे भी रहे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स रहे मेरे कॉलेजेस में। और LLB के दौरान भी बहुत अच्छे मार्क्स रहे, सब टाइम पर, पूरे स्कूल में भी मेरे अच्छे मार्क्स ही रहे। एक ईयर को छोड़ के, वो है 10th, और उसी ने मेरे लाइफ को चेंज किया। 10th का एग्जाम था, मुझे याद है मम्मी पापा कहीं घूमने गए हुए थे, है ना, और 10th का एग्जाम था, मैं घूम रहा था बोर्ड, और बढ़िया घूम रहा था, और क्योंकि पहला एग्जाम दिया तो जो सुना हुआ था स्कूल में और ट्यूशन में वही आया, छाप के आ गए। दूसरा एग्जाम भी दिया, वो भी अच्छा गया, तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया यार, और जो सुन के गए तो वो आ ही रहा है, छापेंगे। साइंस का एग्जाम था, साइंस सोचिए, जो मेरा इतना अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस में इतना बेहतरीन हूं मैं, साइंस का पेपर था, और मैं बिना पढ़े जो सुन के वाले कॉन्सेप्ट में गया, और जो सुन के गया तो आया ही नहीं। 10th में मेरे आप मार्क्स उठा के देखेंगे, मैथ्स में 92 मार्क्स, मतलब, और सब्जेक्ट में ऐसे ही, सब में ऐसे ही मार्क्स, और एक सब्जेक्ट में ग्रेस। तब समझ में आया पढ़ना पड़ता है। तो 11 से फिर मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया, और पढ़ना चालू किया तो ठीक नॉर्मल लेवल पे। फिर जब कॉलेज में गया तो लगता था कि यार जितना हम पढ़ते हैं उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं मेरे, दैट इज इनफ, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज में भी जितना सुन लेंगे क्लास में उतना इनफ। वैसी शुरुआत में कॉलेज भी गई तो वैसे ही रहता। पहला मिड टर्म का एग्जाम हुआ, 15 मार्क्स का था, 7 नंबर आए। बोला ये क्या हुआ, समझ में आया कि पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वहां से मैं चेंज हुआ, और मैं पीछे से आगे आ गया, और वहां से फिर थोड़ा पढ़ाई मेरी अच्छी हुई, चीज़ों को पढ़ना समझना सीखा। मतलब मेरे लाइफ में पढ़ाई को लेकर जो चेंजेस आए वो साउथ में आई। जब मैं वहाँ तमिलनाडु में पढ़ने गया, वहाँ मुझे पढ़ना सिखाया गया, कंपटीशन कैसे किया जाता है ये सिखाया गया। मतलब सिखाया गया, मैं खुद सीखा। मैंने ये चीज़ सीखा वहाँ पर कि मार्क्स पढ़ने से मार्क्स नहीं, बेहतर लिखने से मार्क्स कैसे आते हैं। पढ़ सभी वैसे रहे हैं, पर उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि मार्क्स बनेंगे, हाँ या ना, वो सारी चीज़ों को सीखा मैंने। और अपने प्रेजेंटेशन को अच्छी स्पीड में कैसे किया जा सके, उन सारी चीज़ों को, और ये सारा मेरे इस एग्जाम्स में भी काम आया। फिर उसके बाद मैंने अपने लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए वो ठीक ही रहे। यस, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा कि वो रहा हो, वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी रहा हो, उसमें भी मुझे याद है कि पास होने के लिए तो 45 से 50 नंबर ही चाहिए होते हैं, पर मेरे 82 मार्क्स थे उसमें। यस, तो फिर ठीक ठाक मार्क्स बनते चले गए। तो एक बार अगर आप लाइफ में मेहनत करना सीख जाते हैं, प्रेजेंटेशन सीख जाते हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है। बस एक बार की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये सोचेंगे कि कभी भी लाइफ में अगर हार हुई किसी में भी पॉइंट पे, तो ये सोचिए कि वो लाइफ की हार है, तो ऐसा नहीं होता। मैंने बताया ना भाई, अब मेरे 11th 12th कॉलेज LLB किसी के मार्क्स उठा के देख लो, मेरे मार्क्स को तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इतने मार्क्स कैसे लाता है कोई। पर तुम्हारे में 10th के मार्क्स को देखोगे तो उसमें ग्रेस है, तुम बोलोगे गधा था का एक सब्जेक्ट में, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, 85 प्लस 90 प्लस, पर एक में ग्रेस। तो वो ये सिखाता है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना लाइफ में। कॉन्फिडेंस में रहिए, पर अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, मेरे को तो सब आता है, मैं तो उड़ा दूंगा तोप से सबको। ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं आना है, बंदूक से उड़ाइए, तोप से नहीं। यस, तो इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना तो आप एक बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये ठीक है। चलिए, मैं हमेशा ये चीज़ों को बताता हूँ क्लास में बच्चों को,
और इसलिए नहीं कि मैं ये भी सोच सकता हूं यार बच्चे क्या सोचेंगे बताओ, जिससे पढ़ रहे हैं वो ग्रेस लाया था, बट मैं इसलिए बताता हूं कि मैं अपनी कमी को भी बताऊंगा तो हो सकता है तुमको भी लगेगा यार हमारे अंदर भी जो कमी है वो कमी नहीं है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। यस, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो अपनी पढ़ाई कर रहे पड़े रहते हैं, हम तबाही मचा दिए थे, आसमान उठा घर पे ले आए थे, मैं अकेला था। तो ये फालतू बात नहीं होता मेरे से, जो हो सकता है वो करे, जो नहीं हो सकता वो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, लिखिए द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action, not from arbitrary legislative action। मतलब गोपालन केस में आर्टिकल 21 में जो लिखा था बेसिकली उसी को ही तो डिफाइन किया गया है और कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि न्यायपालिका आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को रोक सकती है। मतलब अगर कार्यपालिका मनमाने कार्यवाही करेगी तो हम उसे रोकेंगे। किसको रोकेंगे? कार्यपालिका। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ? विधि द्वारा, अरे भाई क्या प्रक्रिया? स्थापित प्रक्रिया। कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि न्यायपालिका को किसको रोकने का अधिकार है? कार्यपालिका को। पर न्यायपालिका किसको नहीं रोक सकती? आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस को, मतलब मनमाने विधायी कार्यवाही को रोकने का अधिकार उनके पास नहीं है। मतलब विधायिका जैसा चाहे वैसा कानून बना ले और उस कानून का उपयोग कार्यपालिका को केवल किसके अनुसार काम करना है? कानून के। अगर कानून है तो कार्यपालिका भी सही है, कार्यपालिका भी गलत नहीं है। 1962 के युद्ध के दौरान कानून था कि नहीं था? था। 1971 के युद्ध के दौरान भी कानून था कि नहीं था? और 1975 के दौरान भी कानून था कि नहीं था? पर तीनों दौरान कानून का अलग अलग उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ पा रहे हैं? तो कानून है तो कार्यपालिका उसका उपयोग कर सकती है और न्यायपालिका केवल किसको रोकेगी? मनमाने कार्यकारी कार्यवाही को। अगर कार्यपालिका मनमाने कार्यवाही करती है, अगर कार्यपालिका विधायिका के अनुसार, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित मतलब किसके द्वारा? कानून जो है, अगर वो कानून के अनुसार काम कर रही है तो भाई कार्यपालिका भी गलत नहीं है। आ रहा समझ में? अगर कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार काम कर रही है तो यह भी गलत नहीं है। पर ये अगर मनमानी कार्य करेगी तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका इसे रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। पर हम किसको नहीं रोकेंगे? हम मनमानी विधायी कार्यवाही को नहीं रोकेंगे। मतलब अगर विधायिका मनमाने कानून बनाती है तो भी हम उन्हें रोकने नहीं जाएंगे। ये डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को। आ रहा समझ में? मतलब गोपालन केस से क्या समझ में आया कि आर्टिकल 21 मनमाने कार्यकारी मतलब आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को तो रोकती है, पर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन को कंट्रोल करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। क्लियर है? हाँ है ना? नोट डाल के लिखिएगा। इट मीन्स द स्टेट कैन डिप्राइव, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखा, द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन
बेस्ड ऑन लॉ, मतलब विधायिका कानून बना ले और कानून के अनुसार आपके आर्टिकल 21 को क्या कर सकती है, छीन सकती है। यही तो निकल कर आ रहा है ना सामने, केवल कानून होना चाहिए और कुछ नहीं। यस, बेस्ड ऑन लॉ, कानून के अनुसार बस। अगर विधायिका कानून के अनुसार काम कर रही है तो आपके अधिकार छीनने का अधिकार रखती है, यह कह रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कानून कैसा है वो नहीं देखेंगे हम केवल क्या देखेंगे, कार्यपालिका कानून के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं, ये बताओ। न्यायपालिका ये कह रही है, तो ये नैरो इंटरप्रिटेशन है या नहीं है आर्टिकल 21 का, बहुत ज्यादा एक संकीर्ण व्याख्या है नहीं। मतलब इसका मतलब तो तुम विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार दे दो कि किसी को भी निपटा दे रास्ते में। यस, ऐसे कानून बनाने का अधिकार विधायिका को नहीं मिल सकते और मिलने भी नहीं चाहिए, बाद में रोक लगेगी। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। इसका मतलब यह है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकती है। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। इतना क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बुक में पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस या बनाम भारत संघ, यस, 1978। विदेश घूमने की जो तुमको आजादी मिली वो यहीं से मिली, मेनका गांधी केस के बाद से। कल मैंने बेसिक बताया था, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था वगैरह वगैरह। अब मेनका गांधी केस ने हमारे आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पर मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या व्याख्यायित कर दी, उचित प्रक्रिया में। मतलब क्या कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या कर दिया, सब हेडिंग बना लीजिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कल बताया हूं ना बेसिक थोड़ा थोड़ा, विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया। मेनका गांधी केस में जो पासपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स थे उन्होंने न्यायपालिका को बताया, हमने इनके पासपोर्ट को जब्त किया, वो कानून के अनुसार है, कानून का उल्लंघन नहीं किया हमने। तो ये क्या कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही हुई? नहीं, कार्यपालिका ने तो कानून के अनुसार कार्य किया और विधायिका ने वो कानून बनाया था, हाँ या ना। मतलब विधायिका ने अगर कानून बनाया है तो कार्यपालिका कानून के अनुसार काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, वो मनमानी थोड़ी ना हुई। पर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया ठीक है, आप कानून के अनुसार काम कर रहे हैं, पर विधायिका भी जो कानून बना रही है वो भी मनमाने नहीं हो सकती। मतलब इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम केवल आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम मनमाने कार्यकारी कार्यवाही को नहीं रोकेंगे, हम और किसको रोकेंगे? आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन को भी कंट्रोल करेंगे, दोनों को कंट्रोल करेंगे। पहले केवल किसको कंट्रोल कर रहे थे, किसको कंट्रोल नहीं कर रहे थे? किसको कंट्रोल करेंगे? कार्यपालिका को भी और विधायिका को ही। और इसी को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया, जिसमें न्यायपालिका के पास अधिकार होती है कि वो कार्यपालिका के कानून को जांच सकती है कि वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल है या नहीं, उचित, तार्किक और औचित्यपूर्ण है या नहीं है, इसकी जांच कर सकती है न्यायपालिका। इसी को कहा जाता है क्या? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया। यस, देखिए अब
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कार्यपालिका किसके अनुसार काम करती थी? विधि के द्वारा। विधि कैसा होगा, कार्यपालिका को उससे मतलब नहीं है। विधि है तो कार्यपालिका को काम करना है, ये था पहले। अब क्या हुआ? विधि की उचित प्रक्रिया, मतलब कार्यपालिका जिस विधि से काम करेगी वो विधि क्या होनी चाहिए? उचित। मतलब उस विधि में जो प्रक्रिया बताई गई है वो क्या होनी चाहिए? सही, मनमाने नहीं। आ रहा समझ में? उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखेगा इसमें, मेनका गांधी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, किसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानून के द्वारा वंचित किया जा सकता है या अधिकार को रोका जा सकता है बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, युक्तियुक्त और तार्किक होनी चाहिए। उचित, युक्तियुक्त एवं तार्किक होनी चाहिए, ना कि मनमानी। समझ में आ रहा है लाइन? इंग्लिश में लिखेगा, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट या हेल्ड दैट right to life and personal liberty, right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by the law is reasonable, fair and just. Reasonable, fair and just, and not too arbitrary, and not arbitrary. पैराग्राफ चेंज करके इट मीन्स, इंग्लिश में ही, इट मीन्स प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 should be available not only against the arbitrary executive action but also against the arbitrary legislative action, but also arbitrary legislative action. इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ प्राप्त नहीं है, बल्कि मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध भी या खिलाफ भी उपलब्ध होनी चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना?
मतलब जो पहले केवल किसके, हमारे पास आर्टिकल 21 केवल किसके खिलाफ था, कार्यपालिका, अब केवल अब किसके खिलाफ प्राप्त हो गया, मतलब आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, पर अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यायित किस तौर पर कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया था अब पढ़ा स्थापित प्रक्रिया ही जाता है, पर उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो उसके अंदर के मसाले हैं, वो कौन से हो गए, उचित प्रक्रिया के। आ रहा है समझ में? तो ये सुप्रीम कोर्ट के व्याख्यान ने आपके अधिकार को और ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है? नोट डाल के लिखिएगा। अभी तक आर्टिकल 21 में केवल तुम जिंदा हो तो तुम्हारे अधिकार जीवित होने वाले कॉन्सेप्ट में थे, अब अधिकार एक्सपांड करेंगे, अब इस अधिकार और बड़े होते चले जाएंगे। लिखिएगा, हिंदी में बोल रहा हूं पहले। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 21 में शामिल जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, केवल जानवरों की तरह जीने तक सीमित नहीं है, केवल जानवरों की तरह जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ मानवीय गरिमा, इसका अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ मेंशन इन आर्टिकल 21 not merely confined to animal existence or survival, but it includes within its ambit the right to live with human dignity. ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? मतलब जो पहले अधिकार केवल जीने से सीमित था, अब वो गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो तुम्हें आवश्यकता पड़ती हो, वो सारी चीजें आज आर्टिकल 21 के तहत क्या बन चुकी हैं, मौलिक अधिकार बन चुकी। मेनका गांधी केस के जजमेंट के बाद तो ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट रहा आर्टिकल 21 को लेकर, जिसने आपके अधिकारों को सीमित नहीं रखा, इसने आपके अधिकारों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, हाँ है ना, और आपको इतने सारे अधिकार दे दिए ताकि आप उन अधिकारों को इंजॉय कर पाए, हाँ है ना। जैसे कई देशों में आपके देखिए, हमारे देश में न्यायपालिका ने प्रयास किया कि हमें अधिकार मिले, छीने नहीं गए। जैसे कई देशों में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का कॉन्सेप्ट भी है, भारत में नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि कई देशों में लोगों को अपने मौलिक अधिकारों को त्यागने का भी अधिकार प्राप्त है। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कहे क्यों नहीं, बस नहीं चाहिए, मेरे को गिरफ्तार कर लो। कई बार कई इंडियंस जानबूझकर विदेश जाते हैं, अमेरिका में इलीगल तौर पर घुसते हैं और खुद गिरफ्तारी दे देते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड लेवल पर जेल में रखा जाएगा, पर वहां की जेल की लाइफ भी भारत के एक आम आदमी की लाइफ से कई गुना अच्छी है। ये वाली हालत है।
फिर जब वहां से छूटते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते करते फिर धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं। यस, ये वाली हालत है। तो कई देशों में वहां पर आपको मौलिक अधिकारों को त्यागने का अधिकार है, पर भारत में मौलिक अधिकारों को त्यागने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। यस, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी हमें इथनेशिया तो दिया, पर सक्रिय नहीं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया। दो प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। अगर सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त करना है तो स्विट्जरलैंड जाइए। वहां पर एक कंपनी है जो एक सर्विस देती है, पैसे पहले लेती है, बाद में नहीं, क्योंकि मर जाओगे तो कहां से दोगे। उसमें बढ़िया वो एक चैम्बर है जिसमें आप लेट जाइए, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी उसमें, और कुछ सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब मरने का मन कर रहा है तो जा सकते हो, यू आर फ्री टू डाई। यस, पर भारत में ऐसा नहीं है कि तुम मरना चाहते हो मर जाओ। सर मैं मरना चाहता हूं या मैं उस पर मर मिटाऊं, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। यस, कि तुम यहां सोच रहे हो कि मैं मरना चाहता हूं, ये मेडिसिन लगा लूं या वो दवाई, डॉक्टर तुम सर ये मेरे को इंजेक्शन लगा दो, मैं मरना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम। इट इज अ क्राइम इन इंडिया। बट अभी हमारे पास पैसिव इथनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार तो हमें मिला गया। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोमा में है, बहुत लंबे समय से है, अब उसे उसके ठीक होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे, तो उसे कोई इंजेक्शन लेकर नहीं मारेंगे, कोई मेडिसिन देकर नहीं मारेंगे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो उसके लगे हुए हैं बॉडी पे, वो हटा लिए जाएंगे और उसे तब तक जीवित रखा जाएगा जब तक वो स्वयं ना मर जाए। ये है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ये हमें मिला हुआ है। सर ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें तो बहुत दर्द होगा सामने वाले को मरने तक। पर हम केवल एक नजरिए से नहीं दे सकते। अगर हम सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दे देंगे तो उसका गलत उपयोग बहुत ज्यादा होने लगेगा। हाँ या ना, बहुत ही ज्यादा। और फिर उसको लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा न्यायपालिका को भी और सरकार को भी। इसीलिए हमें अभी केवल क्या प्राप्त है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त है। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। ठीक है।